जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज का ये जो वीडियो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग अपने जो साइंस का 20 डेज प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है उसका डे नंबर 3 है। लेकिन ख़ास बात ये है कि आज के इस डे नंबर 3 में हम लोग जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो आपका है 15 दिसंबर 2024 का, जो अभी सबसे लेटेस्ट पेपर आपका हुआ है उसका एनालिसिस आज हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये क्लास पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास जो आपके शुरू होंगे यहाँ पे 61 से लेकर के 90 तक क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना। तो आप लोग अगर रेडी हैं तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज की क्लास। ठीक है, चलिए। तो मैं थोड़ा सा इधर आज खुद को बिठा करके काम करूँगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रखा है। ये 15 दिसंबर का पेपर है, सबसे लेटेस्ट वाला। आपसे कह रहा है कि एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल से उसकी क्षमता के आधा पानी से भर दिया। फिर उसने बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। क्या होगा जब वह अपना अंगूठा छेद से हटा लेगी। ठीक है ना। सबसे पहले बात देखिए उसने क्या किया। जैसे एक लड़की है, उसके पास ये एक बोतल है। ठीक है ना। इस पे ऊपर से इस तरीके से बोतल है और यहाँ से ऊपर से ढक्कन से इसको कस के बंद किया हुआ है। इसमें उसने क्या काम किया है, इसके नीचे एक छिद्र कर दिया। इसने छेद करने के बाद उसको अंगूठे से बंद कर लिया और उसके बाद यह इसका ढक्कन बंद कर दिया। ठीक है ना। तो ढक्कन बंद कर दिया। अब क्या कह रहा है, जब वह अपना अंगूठा छेद से हटाएगी तो क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पानी जो दबाव होता है ना इतना हाई हो जाता है कि पानी बाहर नहीं निकलेगा। सबसे पहली बात तो यही होगा कि पानी बाहर नहीं निकलेगा। इसमें क्या ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल अंदर का दबाव बाहरी दबाव से कम है। नहीं, बाहर पानी तो कुछ निकलेगा ही नहीं। पहली बात तो पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दबाव बाहरी दबाव से अधिक है। अंदर का दबाव अगर बाहरी दबाव से अधिक होगा तब तो पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। इसने उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे जो होगा छेद का पानी फुहारे से, ये भी गलत हो जाएगा और ये आपका गलत हो ही गया। कह रहा छेद से पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दबाव से कम है। ठीक है ना। तो यही चीज होता है। अगर अंदर, जैसे सोचिए आपके पास एक पानी का बोतल है, ये देखिए जैसे मेरे पास पानी का बोतल है, अगर इसका जो बाहरी दबाव अधिक होगा तो पानी बाहर नहीं आएगा। अगर अंदर का दबाव अधिक हो जाएगा तो पानी पिचकारी की तरह बाहर फेंकेगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सही लगेगा, छेद से पानी बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहरी दबाव से कम है। ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 61 था। चलिए अब बढ़ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। आपसे कह रहा है कि बेकेलाइट, ठीक है, क्या कह रहा है, बेकेलाइट एक ए और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अच्छा, वहीं दूसरी ओर पीवीसी सी और डी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो कह रहा है आपसे कि थर्मोसेटिंग ताप वृद्धि प्लास्टिक है। ठीक है। ये क्या मतलब कह रहा है, ए क्या थर्मोप्लास्टिक है और विद्युत स्विच का निर्माण करता है। एक सेकंड, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा हाँ, ये ठीक है। जो थर्मोसेटिंग होता है आपका, ये आपका विद्युत स्विच वगैरह इसी के बने होते हैं। तो बी तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है ना। और क्या कह रहा है, और थर्मोप्लास्टिक ताप गुणवत्ता वाला होता है। डी, इससे पात्र बनते हैं, कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना। तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, ताप दृढ़ होता है। ये जो प्लास्टिक होता है थोड़ा सा ना वैसा वाला होता है जैसे जिससे स्विच वगैरह बनते हैं, तो वो थर्मोसेटिंग के बनते हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखना। जैसे गांव वगैरह में तसला वगैरह होता है प्लास्टिक का, वो थर्मोप्लास्टिक के बनते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी हो जाएगा वो पात्र बनाने वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग का, और थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, और थर्मोसेटिंग जो हो जाएगा आपका विद्युत स्विच वाला हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 63। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपका 15 दिसंबर वाला ही पेपर है। आपसे 63 में कह रहा है पदार्थ X का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक
अन्य पदार्थ वायु उत्पन्न करता है, ठीक है, कोई पदार्थ है उसका ऑक्साइड है जो जल से अभिक्रिया करके एक अन्य पदार्थ वायु उत्पन्न करता है। कह रहा है वाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जेड बनाता है। यह प्रेक्षण किया गया कि वाई नीले लिटमस को लाल कर देता है। सबसे पहले तो यही देखिए, वाई क्या कह रहा है कि वाई जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है। तो वाई क्या होना चाहिए मुझे बताइए। अगर जैसे अगर देखिए नीले लिटमस को लाल करने मतलब एक मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई है, क्या, अनील। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो इसने बोला कि वाई जो बना है पदार्थ वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है, इसका मतलब वाई आपका क्या है, अम्ल है, ठीक है ना, क्या है, अम्ल है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पदार्थ X का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ Y बनाता है और Y अम्लीय बन रहा है। तो देखिए कोई पदार्थ अगर X है, ये जल से ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया करेगा तो X का क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो XH2O बना देगा, मतलब OH बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा बना रहा है, वाई हाइड्रोक्साइड बना है। हाइड्रोक्साइड का जो नेचर है वो अम्लीय है। मैंने आप लोगों को केमिकल वाले चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वही अम्लीय नेचर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय माध्यम के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स हो जाएगा वो आपका साफ साफ दिख रहा है कि अधातु होनी चाहिए, नॉन मेटल होनी चाहिए। तो एक्स धातु कह रहा है, ये काट दीजिए। एक्स एक धातु है, ये भी काट दीजिए। यहाँ कह रहा है एक्स अधातु है, यहाँ पे भी कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है वाई की प्रकृति में अम्लीय है, हाँ अम्लीय है, ये भी है, और वाई प्रकृति में अम्लीय है, यहाँ पे भी कह रहा है। तो दोनों ही अभी तक सही है। जेड को देखते हैं, कह रहा है, और क्या कह रहा है, अच्छा, वाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जेड बनाता है। यह प्रेक्षण किया गया कि वाई नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो देखिए जब वाई जो है किससे, ऑक्सीजन से क्रिया करके जेड बनाया, तो जब अम्लीय माध्यम फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो अम्लीय ही रह जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका जो जेड होगा वो भी क्या हो जाएगा, अम्लीय ही रहेगा। तो ये यहाँ पे अम्लीय है, यहाँ क्षारीय है, ये भी कट गया। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको नहीं भी समझ में आता है तो घबराइएगा मत, जब वो चैप्टर आएगा तो उसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आपसे देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात तो सोडियम और सोडियम क्या है, सोडियम का ब्रोमाइड है, ठीक है, और NaBr हो जाएगा। और क्या कह रहा है, विलयन में क्लोरीन गैस प्लस Cl अगर किया जाएगा। तो पहली बात मैं आप लोगों से बताऊं, जो क्लोरीन होता है वो Br से, ब्रोमीन से हाई रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। तो आप ये एक चीज़ ये भी ध्यान देना, जैसे ही आपको ये दिखेगा क्या कि क्लोरीन और सोडियम दिखता है तो ये आपस में रिएक्ट करके बना लेते हैं NaCl बना लेते हैं, क्या, NaCl बना लेंगे और ब्रोमीन को बाहर निकाल देंगे। तो पहली बात यहाँ पे क्या हुआ रिएक्शन, एक तो ये विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेस किया है, क्लोरीन ने इसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद अपना प्रोडक्ट बना लिया, अपना सल्फेट बना लिया, ठीक है। एक तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गई अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम का क्लोराइड बन रहा है, कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनेगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, बात समझ में आ गया। ऊर्ध्वपातन तो है नहीं, देखिए ऊर्ध्वपातन होता है जैसे कोई चीज़ सीधा ठोस से गैस में चली जाए बिना द्रव हुए, ठीक है ना, वो ऊर्ध्वपातन होता है। अपघटन द्वारा सोडियम क्लोराइड अपघटन नहीं होगा, यहाँ विस्थापन होगा, कोई अभिक्रिया ये गलत है, ठीक है। तो 64 का आंसर आप लोगों को मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 65। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने अपने माइंड मैप में भी कराए हुए हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे फिर डिस्कस करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र के विषय में सत्य नहीं है। कह रहा है मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र के विषय में सत्य नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अब मैंने आप लोगों को मोमबत्ती का ज्वाला बताया था, ये इसके 3 पार्ट थे। एक पार्ट था अंदरूनी भाग जो बिल्कुल ही जलता ही नहीं है, उसके बाद मध्य भाग आता है और फिर आता है बाह्य भाग, ठीक है ना। तो बाह्य भाग जो होता है ये सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक है ना। तो पहला ये कह रहे हैं ज्वाला का ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र है। द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबंशन। इसमें से कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, 65 है ना, एक सेकंड, अच्छा ठीक है। तो ये तो सत्य बात है, कह रहा है ज्वाला का ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र है। उल्टा क्यों लिखा है, द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज
द जोन ऑफ कंप्लीट कंबंशन। ये देखिए बीच वाले की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, गलत पूछे ना, ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान होता है, यही देखिए गलत है। पहली बात तो इसके तीनों भाग का तापमान अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा जो जलता है वो बाहर वाला होता है, जिसको नीले रंग के आता है, ठीक है। उसके बाद हल्का येलो रंग का होता है बीच वाला पार्ट, जो थोड़ा कम गर्म होता है। बीच में जो एकदम बीचों बीच होता है व्हाइट वाला पार्ट, वो एकदम से ही वहाँ पे शून्य होता है जलन, ठीक है, कोई ज्वलन नहीं होता। तो एक समान वर्ड तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ऑप्शन हो जाता है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ कह रहे ज्वाला का पीला भाग आंशिक दहन, बिल्कुल बीच वाला पीला होता है तो आंशिक होता है, मतलब कम थोड़ा दहन वाला होता है, ठीक है। चलिए, तो 65 भी आपका क्लियर आउट हो चुका है। बढ़ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका 66, ठीक है। देखिए 66 वाले में आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्न में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों का मौसम होता है तो हम लोग ठंडे पानी को उसमें रखते हैं, क्यों, ताकि जो है ठंडा बना रहे। तो ये बोतल ना कुछ इस तरीके से होता है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ना स्पेस होता है, स्पेस यानी कि निर्वात होता है दो पार्ट के बीच में इनके, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता, ये निर्वात होती है। क्या होता है, निर्वात होता है। निर्वात क्यों होता है, निर्वात होने से फायदा ये होता है कि जो उष्मा होती है चालन विधि द्वारा बाहर नहीं निकलती है। अगर चाय रखें हैं तो वो गर्म है तो गर्म बनी रहेगी, अगर बाहर का उष्मा बाहर ही रह जाएगी, अंदर की उष्मा अंदर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उष्मा को ट्रेवल करने के लिए टच होना जरूरी होता है, और यहाँ पे टच नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे निर्वात होता है, ठीक है। तो आपका जो होगा वाई, ये तो गलत हो गया, स्टील तो होगा नहीं, निर्वात, तो निर्वात से शुरू होगा क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली उष्मा की हानि को रोकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है। बात समझ गए आप लोग। चलिए, मैं यहीं बैठे रहूं, ठीक है, हाँ चलो, ये बात समझ में आ गई। 66 का क्वेश्चन आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। ये रहा आपका 67 एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 67 में क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बूझो। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो बूझो और पहेली के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन रहता है। सारे क्वेश्चन में ना उन्हीं से बीच का क्वेश्चन बनता है, बूझो वहीं का एक कंटेंट लिया गया होता है एनसीईआरटी में। तो कह रहे हैं कि बूझो तांबा कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाता है, ठीक है, वो कॉपर को शुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाता है। निम्नलिखित में से उसे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए। कह रहे हैं एनोड पर शुद्ध तांबा कॉपर नहीं, ये गलत होता है, ठीक है ना, सॉरी अशुद्ध बोला है। अच्छा, एनोड पर अशुद्ध नहीं, हाँ होता तो अशुद्ध है, सॉरी, एनोड पर वो अशुद्ध ले सकता है। अच्छा, उसके बाद कैथोड पर शुद्ध तांबा ले सकता है, ठीक है। और जो विलयन होगा वो जल का विलयन नहीं होगा, उसका जो विलयन होता है वो कॉपर सल्फेट का होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कट गया क्योंकि विलयन को उसने जल ले लिया। एनोड पर कार्बन नहीं ले सकता, एनोड पर अशुद्ध तांबा लेना पड़ता है, तो ये भी कट गया। एनोड पर अशुद्ध तांबा ले सकता है कॉपर, ठीक है। कैथोड पर शुद्ध तांबा लेगा, बिल्कुल सही है। विलयन जो होगा कॉपर सल्फेट का होगा। तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर मैं अभी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको और डिटेल में चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी उस टाइम। चलिए, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 67 हो गया। बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण है जो विभिन्न प्रकाशीय घनत्व के दो माध्यम x और y में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में A, B, C और D की पहचान करना है आपको। अच्छा, ठीक है, ये आपका माध्यम हो गया x और y। प्रकाश की चाल दे रखा है, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन दे रखा है, प्रकाश की तरंग में परिवर्तन दे रखा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो कभी नहीं बदलती है। आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना। तो मैं आपसे अगर बात बताऊं, यहाँ x और y दो इसके वो है माध्यम है। ये वाला कॉलम देखेंगे आप, प्रकाश की आवृत्ति की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। तो A और D मतलब जो होगा एक साथ ही आपको ऑप्शन में मैच करना है, A और D अपरिवर्तित रहने चाहिए, ठीक है ना। तो A में भी कोई परिवर्तन नहीं है और D में भी कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ देखने को मिला। यहाँ कह रहा है A में वृद्धि काट दो, यहाँ कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं, और D में भी कोई परिवर्तन नहीं, ये भी वही सेम ऑप्शन दे रखा है। अभी ये थोड़े से जो है
फंसाएंगे ऑप्शन को, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है ए घटती है, नहीं ये भी काट दो। तो आपके अब ऑप्शन या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। अब आप देखते हैं कैसे होगा, याद रखना। कह रहे हैं प्रकाश की चाल में परिवर्तन, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल में वृद्धि होती है तो उसके तरंग दैर्ध्य में भी वृद्धि होगी पैरेलल में, जो प्रकाश की चाल के ऊपर तरंग दैर्ध्य डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी जो होगा वो वृद्धि दिखाएगा, बी में वृद्धि होगी, यहाँ पे दे रखा है। बी घटेगी, ये आपका सेकंड ऑप्शन भी कट गया। तो और उसके बाद क्या है, याद इधर आ जाइए। अब उसके बाद देखिए दूसरे माध्यम वाई वाले माध्यम में कह रहे हैं कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो घट रही है, इसका मतलब उसकी चाल भी घट रही होगी। तो सी जो होगा वो घटता होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सी में घाटा होना चाहिए। सी में घटती है, यहाँ पे देखिए तीसरे में यही बात कह रखा है सी को। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर दो माध्यम में प्रकाश गुजरती है, मान लीजिए एक वाटर में जाती है एक कांच में जाती है, तो सबसे पहली बात तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, चाहे माध्यम आप कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या देखने को मिलेगा कि अगर प्रकाश की चाल किसी माध्यम में अधिकतम है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी अधिकतम होगी। वाइस वर्सा, अगर प्रकाश की चाल न्यूनतम है तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी, ठीक है ना। तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, एक मिनट, 68 का सही आंसर यही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वी आर राइट। तो एक्सप्लेनेशन भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, मन करे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेवल आपको थोड़ा ठीक ठाक दिख सकता है इस प्रश्नों के। क्वेश्चन नंबर 79 में यानी कि 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है। नेगेटिव वाला आंसर आपको पकड़ना है। खेती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन में मृदा की उपजाऊ यानी कि उर्वरता बढ़ाने को मतलब कम किया जा सकता है, कम प्रभाव पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है, संभावना कम है। कह रहे हैं उर्वरकों को जैविक खाद द्वारा बदलना, तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए अगर आप अपने खेत में जैविक खाद यानी कि जो गोबर वगैरह है वो डालते हैं तो उससे उर्वरता बढ़ती है, लेकिन इन्हें कम करने को पूछा है, तो ये तो गलत हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं दो फसलों के बीच खेत को बिना बोए छोड़ देना, ये भी उर्वरता को बढ़ाता है। जैसे आप लोग देखेंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, खेतों को कुछ दिन के लिए परती रख दिया जाता है, तो नेचर से वो अपने जो जरूरी कंपोनेंट होते हैं उसको खुद ही अपने अंदर समाहित कर लेता है बारिश से, इन्वायरमेंट से, तो ये भी पॉजिटिव जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहे हैं प्रत्येक ऋतु में एकांतरण में विभिन्न फसलें उगाना चाहिए, ये भी एक तरह से अच्छा है। चौथा कह रहे हैं फसलों को बोते समय उनके बीच न्यूनतम दूरी बनाए रख, देखिए अगर आप न्यूनतम दूरी बनाए रखेंगे, एक पौधा यहाँ तो वो क्या करेंगे, धरती से ना ज़्यादा चीज़ें अवशोषित कर लेंगे, तो धरती की उर्वरता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो यही पूछा है कौन सा कम करेगा, तो चौथा ज़्यादा इफेक्टिव है कम करने के नाते, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई, चलिए। और यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक ऋतु में एकांतरण करके विभिन्न फसलें उगाना, अच्छी बात है। किसी में आपने धान लगा दिया उसके बाद गेहूं लगा दिया, ताकि कुछ हर एक फसल जो होती है अलग अलग चीज़ न्यूट्रिएंट्स को लेती है, ठीक है ना, इससे उर्वरता जो होती है मेंटेन रहती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को टाइप करके बड़ी मेहनत से बनाना पड़ता है, थक गया था मैं खुद इसको क्वेश्चन लगाने में, इसलिए क्वेश्चन के नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है, सारे 90 तक है आपके। सीधा शायद 67 से क्वेश्चन नंबर 80 आ गया, तो घबराइएगा मत। अब यहाँ पे देखिए हिंदी वाला लगा देता हूँ, यहाँ पे समझिए 80 में। हाँ देखिए कह रहा है मेंढकों में कायांतरण के क्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे मेटामॉर्फिस की बात कराएं, तो मेंढक जो होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, आयोडीन युक्त जो जल होता है, जो पानी होता है आयोडीन युक्त, तो उसके ऊपर जाकर के अंडे देते हैं और स्पर्म छोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, कायांतरण करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर होता है, ठीक है ना। तो इनके लिए जो हार्मोन मतलब जरूरी होता है वो आपका होता है थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। क्या होता है, थायरॉक्सिन। तो याद रखोगे आप लोग, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है किसके लिए, मेंढकों में कायांतरण के लिए, ठीक है। 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। अभी एग्जैक्टली 81 पे नहीं पहुंचे हैं, ऊपर नीचे हो गए, बीच के क्वेश्चन 70s वाले क्रम के बचे हुए हैं। तो अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है
एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों के निम्नलिखित धारणाओं की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है? तो आपसे कह रहा है कौन से इसमें से वैकल्पिक धारणा नहीं है। तो देखते हैं, कार्बन परमाणु काला, काला नहीं होना चाहिए, ब्लैक, अच्छा कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि एक रासायनिक अबंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा होती है। भैया ये तो नहीं होता है। जो क्या होता है, कार्बनिक कह रहे हैं रासायनिक बंध जो होता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, ये रेखा नहीं होता है। ये तो रेखा हम लोग 2D रिप्रेजेंटेशन के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए यहाँ पे खींचते हैं। ये बॉन्ड बनाने का मतलब होता है जुड़ाव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक रासायनिक अबंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा होती है, यही गलत है। तो आपका यही बिल्कुल आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यही पूछ रहे थे कौन सा धारणा नहीं है, तो वैकल्पिक धारणा नहीं है। ऐसी कोई धारणा नहीं होती है कि जिसमें ये रेखा खींची जाती हो। तो ये मत कहना नहीं सर सी में सी का बॉन्ड बनता है, ये रेखा ही खींचते हैं। ये केवल हम लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया में ऑक्सीजन डालना, अपचयन अभिक्रिया, ये बिल्कुल ये सारी बातें सही है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है। तो 81 हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए ऊपर नीचे नंबरिंग चेंज हुई है, ये 88 आ गया आपका। इसके बाद इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से कई सारी बीमारियां भी होती हैं। बैक्टीरिया की वजह से ही जो आप लोग दही खाते हो, बैक्टीरिया ही रहती है, तो लैक्टोबैसिलस, उसकी वजह से वो दही बनता है, तो फायदेमंद भी होता है, ठीक है ना। और ऐसी कई सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है जो बैक्टीरिया की वजह से बनती है। तो ये यही कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता है? तो आपको पूछ रहा है कौन सा इसमें लाभदायी के लिए उत्तरदायी नहीं है। कह रहे हैं जैविक अपशिष्टों का अपघटन करना, हाँ अपघटन करते हैं बैक्टीरिया। तो ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पूछा है आंसर, उसने नहीं पूछा है। कह रहे हैं मृदा की उर्वरता बढ़ाने में वृद्धि करना, हाँ राइजोबियम होता है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहे हैं घरों में भोजन पदार्थों का परिरक्षण, भाई हम घरों में भोजन के पदार्थ को परिरक्षित करने के लिए हम बैक्टीरिया नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भोजन को परिरक्षित करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉइल पेपर में लपेट के रख देंगे, या नमक मिला करके अचार वगैरह को परिरक्षित कर लेते हैं, या चीनी या सिरका वगैरह मिला लेते हैं, ठीक है ना। पर बैक्टीरिया जो है भोजन परिरक्षण के लिए काम नहीं आता। तो आपका जो नेगेटिव हो जाएगा वो तीसरा ही हो जाएगा, तो तीसरा ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 78 हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77, उल्टी गिनती यहाँ से देखिए शुरू हो गया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें लगी हुई हैं, आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को दो समूहों में निम्नलिखित सामग्रियां देता है, ठीक है। एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। उनको कुछ सामान दिया जा रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पहले वाले ग्रुप को क्या सामान दिया गया, 3 आयताकार कांच की पट्टियां, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेटें, चूड़ियों के कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी हुई एक ट्यूब डिस्क दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, इनको 3 जो है प्लेटें इस तरीके से दी गई हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बताऊं इस तरीके से क्या बनता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करने वाला आपका कैलिडोस्कोप बनता है, ठीक है ना। तो पहला वाला ग्रुप क्या बना रहा होगा, कैलिडोस्कोप बना रहा होगा, कैलिडोस्कोप। ये मैंने आपको चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया भी है। कैलिडोस्कोप कैसे बनता है, 3 इस तरीके से मिरर होते हैं जिनको ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि एक रे जो होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है ना। और बी वाले बच्चों को क्या कह रहे हैं कि 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता दिया, इनको 2 समतल दर्पण दे दिए, एक कठोर गत्ता दे दिए हैं। तो उपर्युक्त सामग्रियों के समुच्चय से उपयोग से समूह ए और बी निर्मित, अच्छा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं। तो ए वाले क्या बनाएंगे, कैलिडोस्कोप बनाएंगे। तो ए पेरिस्कोप नहीं बनाएगा, कैलिडोस्कोप यहाँ पे भी है, पेरिस्कोप काट दीजिए। तो या तो सेकंड ऑप्शन होगा या थर्ड होगा। बी वालों को क्या मिला है, ग्रुप बी को आपने क्या दिया हुआ है, 2 समतल दर्पण दिया है और एक कठोर गत्ता दिया है। तो बी वाले ग्रुप वाले बच्चे क्या करेंगे, गत्ते को इस तरह से लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। और 2 समतल दर्पण है, उन समतल दर्पण को 45 डिग्री पे यहाँ पे रख लेंगे,
जो लोग बच्चे पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा। अब ये इसको इस यंत्र को बोला जाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, 90 डिग्री पे यहाँ पे देखिए कोई बच्चा अगर यहाँ कोई दुश्मन छुपा होता है तो आर्मी वाले यहाँ बैठ करके देख लेते हैं। यहाँ से लाइट रे आता है, यहाँ टकराता है, यहाँ टकराता है, यहाँ टकरा के आंखों पे इमेज बन जाती है। तो जो आपका बी ग्रुप बनाएगा वो क्या बनाएगा, पेरिस्कोप। तो कैलिडोस्कोप न्यूटन डिस्क नहीं बनाएगा, ये भी कट गया, कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका सीधा सीधा राइट हो जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए, ये सारे आपके पेपर हैं, ये प्रीवियस ईयर अभी जस्ट सबसे लेटेस्ट पेपर मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ देखिए, आप लोग अगर बना के रखेंगे तो वीक में एक क्लास मैं इसका लेता हूँ, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके 20 पेपर सेट आप लोगों को मैं सॉल्व करा दूंगा 20 डेज में। अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है भैया, पढ़ते हैं। कह रहा है आपको असर्शन दे रखा है कि वनों की कटाई बाढ़ का कारण हो सकती है। तो अभिकथन तो थोड़ा सही लग रहा है, वन काटने से बाढ़ जो है आ सकता है। वन कटाई से जल की अंतःस्रावण दर घट सकती है। 1 मिनट 76 है ना हमारा क्वेश्चन नंबर है 76 का, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखिए वनों की कटाई बाढ़ का कारण बन सकती है, ऐसा बिल्कुल है कि अगर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वन काटे जाते हैं तो मिट्टी का जो बांध होता है वो कटने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, आगे क्या है, वन कटाई से जल के अंतःस्रावण दर घट जाती है। और क्या होता है, देखिए जैसे पेड़ पौधे होते हैं, क्या होता है, नीचे से ज़मीन से जल को उठाते हैं और ऊपर ले जा करके वाष्प के माध्यम से उड़ा देते हैं। और कई बार जो होता है अर्थ में उनकी जो सोर होती है, जिसको बोलते हैं जो रूट्स होती है, उसके माध्यम से जल स्रावित होकर के अंतःस्रावित होकर के ज़मीन के अंदर भी चला जाता है। जैसे आप देखते होंगे जब बारिश होती होगी तो घर के दरवाजे के सामने देखते होंगे कि कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे 2-4 घंटे 10 घंटे में कुछ पानी जो होता है भाप बन के उड़ जाता है और कुछ पानी पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से सोख करके नीचे जमीन में कर देते हैं, जिसको बोला जाता है अंतःस्रावण दर हो जाता है। तो जब भैया जब पेड़ ही कट जाएंगे तो अंतःस्रावण दर घट जाएगा, तो वो पानी नीचे नहीं जाएगा जमीन के, वहीं तैरेगा, तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो रीजन बिल्कुल सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सत्य है, ए आर का सही तर्क भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ पाए होंगे क्यों है ये, ठीक है। चलिए 76 हो गया, आ जाते हैं हम 75। देखिए उल्टी गिनती चल रही है, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन सारे रहेंगे, बस ऊपर नीचे लग गए हैं। 75 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में जो सत्य नहीं है वो कथन है आपका अग्नाशय और अंतःवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये तो सत्य है, तो ये आंसर नहीं है। कह रहा सत्य नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन को स्रावित करती हैं। देखिए अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो डक्ट के माध्यम से हार्मोन स्रावित नहीं करती हैं, तो ये गलत है। तो जो गलत है वही सही है यहाँ पे, क्योंकि इसने नहीं पूछा है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, एडोलेसेंस की और एक चैप्टर है क्लास 8th का, उसमें आप लोगों को ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने आ जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटना के क्रम के लिए सही है, ठीक है। कह रहे हैं परागण के पश्चात और भ्रूण के विकसित होने के पूर्व नवोद्भिद होता है, मतलब सीड्स बनने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीडिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय। नहीं, सीड्स जो होता है ऐसे नहीं होता है, सही क्रम पूछा है ना, तो ये सही नहीं है, आपका गलत है। सीड्स जो होता है परागण के बाद की, परागण के पश्चात और भ्रूण के बाद भी बनता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि परागण के पूर्व और निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। परागण पहले होता है, पहले निषेचन होगा, सॉरी हाँ, पहले परागण होगा, फिर निषेचन की क्रिया होगी, फिर भ्रूण बनता है ना। एक सेकंड, 74 है, मैं इसका आंसर थोड़ा सा चेक करना चाहूँगा। हाँ ठीक है, ये तो कह रहे हैं परागण के पूर्व निषेचन क्रिया होगी, तो यहाँ पे ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पे जो परागण होता है, परागण और भ्रूण के विकसित के पश्चात नवोद्भिद बनता है। नवोद्भिद मतलब सीड्स बनता है। यहाँ पे कह रहा है सीडिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द पॉलिनेशन एंड डेवलप्ड ऑफ एम्ब्रॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा, परागण वगैरह कैसे कैसे क्या बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका जो आंसर नंबर थर्ड है इसका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ चलते हैं। ये देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपका 73 नंबर का। कह रहे हैं किसी शहर के विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है, किस महीने में वाष्पन की दर
उच्चतम होगी। वाष्पन कब अधिक होता है? आप सोचिए कि जब टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो तब जाकर के भाप जल्दा बनता है, जैसे कपड़ा सुखवाते हैं, टेम्परेचर हाई होता है तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। या दूसरा रीजन क्या है, हवाएं काफ़ी तेज चल रही हो तब भी क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वाष्पन दर तेज हो जाती है। या फिर आर्द्रता, वायु में नमी कम होती है तो वायु हमसे पानी की बूंदें जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। तो जो तापमान होना चाहिए वो अधिकतम होना चाहिए, हवा की चाल भी अधिकतम होनी चाहिए, आर्द्रता कम से कम होनी चाहिए, तब जाकर के ये सबसे अच्छा होता है वाष्पन के लिए। तो महीना ए में तापमान 26 है, यहाँ तापमान 29 है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 29 दिया है, तो ये वाला महीना तापमान के हिसाब से वाष्पन की दर सही करेगा। और हवा की चाल 2.91 दे रखे हैं, 2.9, और हाँ ठीक है, यहाँ पे हवा की चाल चारों में सबसे अधिकतम है, ये भी अच्छी कंडीशन है। और यहाँ पे कह रहे हैं आर्द्रता 72 है, 83 इससे कम, 75 से भी कम, सबसे कम। तो देखिए आर्द्रता सबसे कम है, तो जितना कम नमी होगा हवा में कपड़े उतनी जल्दी ज़्यादा सूखते हैं, तो इससे ज़्यादा समझ पाओगे। इसी को बोलते हैं वाष्पन की क्रिया, ठीक है। हवा तेज हो, टेम्परेचर अधिक हो और आर्द्रता कम हो, तो ये सबसे अधिक अच्छी कंडीशन होती है किसके लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 शुरू हो गया। यहाँ देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतया थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये बच्चे से बताती हैं मैडम। अब क्या कहते हैं, उससे पहले भी कई अन्योन इस पर काम किया परंतु असफल रहे हैं। अच्छा, शिक्षिका का उपर्युक्त उदाहरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है? ठीक है, यहाँ पहला कह रहे हैं कि विज्ञान एक अंतःविषयक क्षेत्र है। देखिए अंतःविषयक, अभी देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं आप लोगों को पेडागोजी भी पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो अंतःविषयक क्षेत्र का मतलब होता है जो विज्ञान होता है उसमें मैथ के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री सब कुछ इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं अंतःविषयक क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें तो ऐसी कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो जहाँ जहाँ ए है वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये तो कट गया। अच्छा, विज्ञान परिवर्तनशील है, जी बिल्कुल, विज्ञान जो है आपका क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ये तो सही है आपका, ये आपका जो आंसर होगा ये सही है, परिवर्तनशील होता है। तभी तो कभी एडिसन से पहले कुछ लोगों ने काम किया तो कुछ और रिजल्ट करके गए थे, एडिसन ने कुछ और दिया, परिवर्तनशील था, तो ये सही है। विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है, बिल्कुल, विज्ञान जो होता है ये सामूहिक उद्यम है, साइंटिस्टों का एक ग्रुप होता है पूरा। आप लोग पढ़ते होंगे ना कि फला के जो असिस्टेंट थे उन्होंने इस पे ये रिजल्ट दिया था, तो उनका पूरा कमेटी होता है, मतलब पूरी एक टीम होती है। तो जो विज्ञान होता है एक सामूहिक उद्यम है, ये भी सही है। कह रहे विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है, डी। वैसे यहाँ पे डी भी सही होना चाहिए लेकिन 3 ऑप्शन तो दिया ही नहीं, संशयवाद को थोड़ा तो बढ़ावा देता है विज्ञान, ठीक है ना। 88 है ना, 88 का एक ऑप्शन है, तो देखिए बी और सी पहले ही मिल चुका है इसलिए हमें यही ऑप्शन लेना पड़ेगा। जो विज्ञान होता है वो संदेहवाद को बढ़ावा तो देता है, जैसे कि आप 100% जब तक कोई प्रूफ नहीं आ जाता तब तक आप रिजल्ट को सही नहीं मान सकते हैं, बशर्ते इस क्वेश्चन के हिसाब के इसका जो आंसर होगा वो पहला ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बी और सी दे रखा है, बी सी डी का कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे क्या कह रहा है, सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए। सृजनात्मकता का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए, क्रिएटिविटी का मतलब होता है जितने भी पॉजिटिव चीज़ें होती है वो ढूंढना। बच्चा क्रिएटिव होता है, अच्छा सोचता है, डाइवर्ज थिंकिंग रखता है, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर करता है, ऐसे नेचर का जो बच्चा होता है उसे सृजनात्मक बच्चा बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमें इन सारे ऑप्शन में पॉजिटिव वाला ढूंढना है अपना, ठीक है। तो पहला कह रहे हैं कि पूछताछ एवं अन्वेषण, खोज कार्यों में विद्यार्थियों को संलग्न करना, ये बिल्कुल अच्छा काम है। आप अपने स्टूडेंट को इन्वॉल्व करो कि कुछ नई चीज़ें लाओ, आंसर ढूंढो, ये सारी चीज़ें सृजनात्मकता को सपोर्ट करती हैं। बी आपसे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन
के समय सही अथवा गलत उत्तरों को उजागर करने पर प्रकाश डाला। नहीं भैया, हम इसलिए मूल्यांकन नहीं करते कि फला अच्छा टॉपर है। भले आज के टाइम में ऐसा होता है, लेकिन रियलिटी में जो किताबी ज्ञान है उसमें ये नहीं अलाउ करता है। आप अच्छे टीचर की तरह देखेंगे तो कभी किसी बच्चे का मनोबल डाउन नहीं किया जाता है, न कभी किसी को उछाला जाता है, ठीक है ना। तो ये दंड वगैरह या फिर पुरस्कार ये सब नेगेटिव लिया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन भी कट गया। तो जहाँ जहाँ बी है आप चाहें तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ए आपके आंसर में आएगा। सी को देखते हैं। कह रहे विद्यार्थियों को मूल्यांकन से भयमुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यह अच्छा काम है। आप बच्चों को कहिए कि बेटा अच्छे से, आप कोई नहीं, आप चिंता मत करो, कम नंबर आए चाहे ज़्यादा आए, टेस्ट जरूर दो या फिर इस पे एक्सपेरिमेंट जरूर करो, उन्हें प्रोत्साहन करना। तो सी तो बिल्कुल सही है आपका। तो ए और सी आंसर हो सकता है। डी आपसे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को सभी पाठ्यपुस्तक प्रश्नों को सही उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रेरित करना। भाई पाठ्यपुस्तक के ही केवल आंसर नहीं करवाए जाते, ये नेगेटिव चला जाता है। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव टर्म होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए सी हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड सी। 87 हो गया। बढ़ चलते हैं 86 पे। देखिए उल्टा सीधा क्वेश्चन आंसर लग चुके हैं, मतलब क्वेश्चंस लग चुके हैं, नंबरिंग इस पे मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन आपके सामने है। ए कि विज्ञान को आमूल परिवर्तन का अनुभव करना पड़ता है। बिल्कुल ये सही बात है कि साइंस को जो होता है इग्नोरेंस को ध्यान देना पड़ता है, आमूल परिवर्तन अच्छा अनुभव किया जा सकता है। नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। बिल्कुल ये भी सही है। देखिए क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ढूंढा है, ठीक है, कोई रूल्स आपने प्रतिपादित किया है साइंस में, और वो तब तक सही माना जाएगा जब तक, अगर मान लीजिए कोई और आ जाता है साइंटिस्ट, उसने उसके अगेंस्ट कुछ अच्छा प्रस्तुत कर दिया और एक्सपेरिमेंट को प्रूव भी कर दिया, तो आपके एक्सपेरिमेंट को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आमूल परिवर्तन हो जाता है। आप मान के चल रहे हैं कि जब पहले ये माना जाए कि जो सेब होता है ऊपर से नीचे गिरता है, कोई और रीजन दे दो, बाद में साइंटिस्ट आते हैं, न्यूटन ने वो अगर ये प्रूफ कर देते ग्रेविटी की वजह से होता है, तो पहले वाले को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। तो ये बिल्कुल कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसका सत्यापन भी कर रहा है, ठीक है ना। दोनों सत्य हैं, ये सही तर्क भी है। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 हो गया। बढ़ चलते हैं 85। उल्टा चल रहा है सीरीज, लग रहा है पेपर क्वेश्चन ऊपर से नीचे ऐसे ही हो गया। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करना है हमें। कह रहा है बोर के परमाणु के सिद्धांत ने, बोर का परमाणु सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी, ठीक है। इसीलिए अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई, अच्छा, जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, ठीक है। उपर्युक्त उदाहरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है। पहला कह रहा है विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है, साइंस कभी भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है विज्ञान मान मूल्य निरपेक्ष होता है, न्यूट्रल होता है। और क्या कह रहे विज्ञान अस्थायी होता है। देखिए विज्ञान जो होता है ये अस्थायी होता है, ये टेंटेटिव नेचर का होता है, कभी भी इसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जैसे बोहर्स आए तो तब जाकर के उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, समय ऊर्जा विकिरण नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले कोई और रहे होंगे तो उन्होंने कुछ और नियम दिए थे कि करता है या फिर गिर जाते हैं। तो क्या होता है, विज्ञान कोई स्थिर नहीं है, ये टेंटेटिव है। समय के साथ इसके नेचर जब प्रूफ आ जाता है तो इसे बदला भी जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान अस्थायी प्रवृत्ति का होता है, यह टेंटेटिव इन नेचर होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए किसको किसको लगता है कि पेपर ठीक ठाक है, ऐसे पढ़ना चाहिए। देखिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए और इस पेपर को 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखना है। एक अगर अभी देख ले रहे हो तो एक एग्जाम जब पास आएगा तब देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे लेटेस्ट पेपर है, क्योंकि अब जो पैटर्न बनता है ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। 84 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के संगत नहीं है। अच्छा, विज्ञान के समकालीन बोध के संगत नहीं है, नेगेटिव वाला आंसर हमें पकड़ना है। कह रहा है एक वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र, पहली बात तो देखिए जब ओनली वर्ड आ जाए, एकमात्र वे हो जाए तो यही नेगेटिव हो गया, तो यही आंसर हो गया। तो टैग वर्ड भी मैं पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड भी सिखाता हूं, तो आप लोग के पास इस पे वीडियो भी बनी पड़ी होगी, वो भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर क्लास दूंगा तो वहां देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन से हमें पता चल गया कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक शिक्षिका
कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद कर रही है तो उसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों कर रही है ऐसा? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच संबंधों को समझाना चाहती है, अच्छी बात है। आप बच्चों से कह रहे हो कि परमाणु ऊर्जा ऐसी होती है, इससे हमारे समाज को फायदा है, हमने बहुत बड़े बड़े टैंक्स बना लिए, उससे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, तो एक रिलेशन आप बना रहे हो, ये तो अच्छी आंसर हो गया। दूसरा कह रहे हैं विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकार के मुद्दे को अवगत कराना। अच्छा, परमाणु रिएक्टर के संबंध में विद्यार्थियों के अवधान समझा, अच्छा मतलब बोध को प्रोत्साहित करना। परमाणु रिएक्टर के कक्षा में परमाणु ऊर्जा पढ़ा रहे हैं तो परमाणु रिएक्टर को लेकर के ये नेगेटिव चला जाता है यहाँ पे, तो रिएक्टर में जाने का मतलब व्यावसायिक रूप से हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव आपका हो जाएगा। बाकी जो आपका ए हो गया, बी हो गया, बी भी सही है, विद्यार्थियों के वैश्विक सरोकार के मुद्दों को अवगत कराना, बिल्कुल ये इससे सपोर्ट कर सकता है, परमाणु ऊर्जा का वाद विवाद है। अच्छा, डी आपका है समाज के हित लाभ के लिए विज्ञान के दायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में समझाना, ये भी अच्छा आंसर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ए बी डी, ए बी डी है ऑप्शन में, ए बी डी, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। एक बार मैं इसका आंसर मैच करना चाहूँगा, तीसरा वाला मुझे नेगेटिव लग रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 83, 83 का 3, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा वाला देखिए यहाँ पे ना, रिएक्टर बताने का उद्देश्य नहीं है, बच्चों को एक समझ विकसित करना है कि समाज में, देश दुनिया में क्या चल रहा है, इस वजह से क्लास में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद करवाया जाता है। परमाणु रिएक्टर भट्टी चलाने के लिए नहीं भेजा जा रहा है बच्चों को, ठीक है ना। चलिए, और एक दो और आपको पॉजिटिव नेगेटिव में टैग वर्ड आप लोगों को शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से ये चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि जहाँ कभी भी रिस्की चीज़ें आती है तो वो ऑप्शन अपना नेगेटिव माना जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ चलते हैं, आपका 80 नंबर 2 का आ गया, 82 नंबर का क्वेश्चन है। कितना, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। देखिए वो ये वीडियो लॉन्ग हो ही जाती है क्योंकि टोटल 30 के 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, क्योंकि हम पूरा पेपर का सीरीज चला रहे हैं 20 डेज़ का, तो इसमें 20 पेपर मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, हर हफ्ते एक पेपर कराता हूँ। इसमें आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य अनुरूपता को निरूपित करता है। अच्छा ठीक है, हिंदी थोड़ी सी टफ हो गई यहाँ। कह रहे हैं विशुद्ध सोना मक्खन की तरह कोमल होता है, ये गलत बात है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह, ये बिल्कुल सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ये बिल्कुल उसके सदृश निरूपित कर रहा है, तो इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। और जो भी बच्चा आप में से यहाँ तक वीडियो को देखा है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है। अभी अपने पास काफ़ी टाइम है, मैं आप लोगों को जितना पेपर सेट हुआ है 2010 से लेकर के सारा करवा दूंगा धीरे धीरे करके, क्योंकि अपने पास पूरा प्रॉपर टाइम है। और लास्ट में जा करके दिन एक हफ्ते में 2-3 पेपर करवाऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे बना के रखिएगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक प्रतिरूपण का मतलब होता है, मैं आप लोगों को बताऊं तो साइंटिफिक मॉडलिंग। देखिए रियल लाइफ पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले मॉडल तैयार किए जाते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि ताकि जो हम जीवित प्राणियों पे एक्सपेरिमेंट, जैसे देखिए अगर बायोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो पहले जो टांका लगवाया जाता है ना, वो प्लास्टिक या रबड़ की बने हुए लेदर पे टांका लगाना सिखाया जाता है, उसके बाद जाकर के रियल बॉडी पे टांका लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए भौतिक प्रतिरूपण यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट कोई डमी लेकर के क्यों किया जाता है। तो कह रहे प्रतिरूपण के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत बात है। प्रतिरूपण को किसी कंप्यूटर परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, गलत है, इसमें भी होती है। वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूपण विश्लेषण करने के लिए सरल होता है, बिल्कुल सही है। अब भाई देखो रियलिटी में टांका लगाने से आसान है, पहले उसको एक डमी पे लगवा करके दिखाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई भी मॉडल बनाते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जा करके, जैसे जब हमें अंतरिक्ष में कोई चंद्रयान वगैरह लॉन्च करना होता है तो पहले हम उसका डमी पहले ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं, क्योंकि ताकि ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
और आई होप आप लोगों को अभी तक के सारे क्वेश्चन एटलीस्ट 80% तो समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें कुछ सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन इस बार टफ भी थे और कुछ ऐसे टॉपिक है जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आई भी होगी। लेकिन क्वेश्चन देखते रहो, इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थी ने निम्नलिखित कथनों का S1 और S2 रिकॉर्ड अंकित किया। S1 ऑक्सीजन दहनशील का समर्थन करता है, ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑक्सीजन इज सपोर्टेड ऑफ कंबंसन, बिल्कुल सही बात है, और ऑक्सीजन इज नॉन कंबंसिएबल गैस। अच्छा, इसमें देखिए अवलोकन और निष्कर्ष की बात करिए। निष्कर्ष जो होता है, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे निष्कर्ष बोलते हैं। अगर किसी चीज़ को होते हुए हम प्रत्यक्ष देख ले तो उसे अवलोकन कहते हैं। जैसे अगर कोई रंग लाल से गुलाबी हो रहा है या नीला हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष अवलोकन बोला जाएगा। अगर कोई चीज़ मान लीजिए फूड खराब हो रहा है तो उसके बीच की परिवर्तन को हम नहीं देख पाते हैं तो उसे बोलते हैं निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब इन दोनों क्रियाओं में आप मुझे बताओ कौन सी क्रिया को आप देख के पहचानोगे और कौन सी क्रिया केवल रिजल्ट बता रही है। कमेंट में आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। तो 90 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो 2 शब्द जरूर लिख के जाइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं 20 डेज़ का प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहा हूँ इसमें अपना सपोर्ट जरूर बना के रखो, ताकि मैं आप लोगों का 2011 से 24 तक जितना पेपर सेट हुआ है उसको डिटेल में इसी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।